तब तो सर ये उड़ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना कमर मटकाते हुए। अब हम लोग रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन का जो कि ग्रेविटी यूज कर रही है, इसका इस फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि क्लास 9th में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो थोड़ा सा हैशटैग रिकैप देख लेते हैं ना कि पुरानी बातें क्या क्या कर ली हम लोगों ने। तो पुरानी बातें हम लोगों ने करी थी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लग रहा था कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, वेयर m1 इज अ मास ऑफ अर्थ, राइट। हम अर्थ से कंपेयर कर रहे थे जिसकी वैल्यू भी आई थी F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। आपको आई होप कि याद होगा फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और क्या सीखा हम लोगों ने, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें सीखा हम लोगों ने कि हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स, कि हमारे पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है फ्री फॉल। फ्री फॉल के पहले थोड़ा सा और हम थोड़ा रिकैप करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है, ओके, और कोई दूसरा किसी तीसरे पे या उसी पे क्या करता है, बैक करता है, मतलब कि एक्शन का रिएक्शन देता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये था। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि सर अगर हमें पता चले कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, राइट, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया सर न्यूटन ने। F इज इक्वल टू कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई प्लैनेट एक दूसरे पर लगा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर लगा रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ अप्लाई करती है किसी ऑब्जेक्ट में तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म ग्रेविटी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ऑलरेडी प्रीवियस में लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। So what is gravity? Gravity is a type of non-contact attraction force which is act towards the center of the earth. और जब सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। भाई सिंपल सी बात है, ये चौक को अगर मैं यहां से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ड्रॉप कर दूं तो ड्रॉप होने के बाद ये सीधे अर्थ की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो कैसे वो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, और इस डिस्कशन में ये जो पूरा फिनोमेना होगा इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के साथ साथ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ओके, और क्या रिलेशन है हमारे पास उस एक्सेलरेशन का इस फोर्स से। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल, नाम से ही देखो पता चल रहा है, फ्री। फ्री का मतलब होल्ड टू फ्री, ओके, एंड फॉल का मतलब गिरना। एक स्टोरी पोएम सुनी होगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक फॉल डाउन, है ना, सुना? फॉल मतलब गिरना। फ्री फॉल मतलब बिना किसी फोर्स के, फ्री फॉल का मतलब गिरना। ओके, तो अगर मान लो ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ओके, दिस इज अ सरफेस, ओके, और इस सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, हाइट 0 है, ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। तो क्या ये ड्रॉप होगा अर्थ की तरफ? ये तो ड्रॉप नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी चीज को फॉल कराना है तो कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए। बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है। अब हमने फ्री फॉल क्या सीखा, हमने सीखा फ्री ऑफ फोर्स देन फॉल। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ की तरफ गिरता है तो ये पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। एक्चुअली फ्री फॉल इज अ टाइप ऑफ मोशन, जैसे हम लोग रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर ये सब पढ़ते हैं ना। तो व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हेन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इन्वॉल्व ओनली द मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। इज दैट क्लियर? फिर समझ लीजिए, अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी कौन? जो अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, उसके इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप होता है तो उस फिनोमेना को, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फ्री फॉल अनडायरेक्शनल होता है, मतलब कि अगर किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को मैं गिरा रहा हूं विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। और दूसरी क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा,
राइट। और उस एक्सेलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी हाइट में है, हाइट में मान लो ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, ओके, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, राइट। तो देखो मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं अप्लाई किया, और अब जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये गिरा हाइट में, तो क्या देखा कि कुछ ना कुछ इसकी स्पीड तो बढ़ी, तो एक्सेलरेशन तो होगा। पहली चीज अनडायरेक्शनल, सीधा जाएगा, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, बहुत हो गया इसके बारे में, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज पता चली कि एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व रहता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं A इज इक्वल टू मास, सॉरी F इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, मास इनटू में एक्सेलरेशन। जो ताकत है वो कहां से मिलती है, पूरी दुनिया को अपनी मास से मिलती है, M इनटू में A। तो एक्सेलरेशन यहां से क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया फोर्स अपॉन में M। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है तो M फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और अगर मुझे अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है, मैं अभी क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको, अभी एक क्वेश्चन में कराऊंगा, एक के कई सारे क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास ऑफ अर्थ। बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन का, जो कि ग्रेविटी यूज कर रही है, इसका इस फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, ओके। और इसी को हम लोग एक और क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल G विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल g। मैं इसको लिख सकता हूं एक्सेलरेशन, लेकिन इसको लिखा जाता है स्मॉल g। क्या लिखा जाता है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या आएगा कि ड्राइव द फॉर्मूला या रिलेशनशिप कैपिटल बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आइए हम अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, राइट। मैं इसको इरेज कर दूं अगर डिस्टर्ब कर रहा हूं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना, चलो इरेज कर देते हैं। चलो भाई डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहां से विदा लीजिए। आइए भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर, चाहे कैपिटल आर लिख लो चाहे छोटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर आर क्या लिखता था, आर लेता था रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, दैट इज आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब इस फोर्स में क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता ही नहीं होता। तो मैं इस F की जगह भाई जो फोर्स है हम लोग क्या सीख के आए, F इज इक्वल टू M इनटू में A, मम्मी, राइट। तो ये हो जाएगा मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल, ये देखो कितना आसान है, इसको मैं ME भी कहीं लिख सकता हूं, मास ऑफ अर्थ, कहीं कहीं लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, है मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होगी ना, तो उस ऑब्जेक्ट का मास यहां पर भी प्लेस करना पड़ेगा, अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। देखो ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये एक्सेलरेशन है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, जो मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। अगर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट में क्या कराता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो इसमें भी तो एक्सेलरेशन होगा, बट इस एक्सेलरेशन को किससे रिलेट करेंगे, G से। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है, तो इसमें जो मोशन कराने के लिए फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लगा रही है, इसलिए हम यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई करेंगे, दैट इज स्मॉल g। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया ना, ये रिलेशन है किसका, ये है रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g का, ओके। और हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे पास। चलिए फटाफट इसको छाप लीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि छाप लिया होगा आपने। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, कि स्मॉल g की वैल्यू अर्थ में कितनी है और कहां पर कितनी कितनी हो सकती है। क्या यहां इसमें कोई दिक्कत, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, सब कुछ लिख लिया ना, लगता है ज्यादा डार्क हो गया है क्या, चौक, चलो ठीक है। देखो जरा क्या होता है, G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर,
ये रिलेशन निकल के आया हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन कहां, अर्थ। किसी भी प्लेस में, रैंडम प्लेस में अगर बोलता है तो आर क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। अगर यहीं पर बोल दे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है किसी एच हाइट पर, तो फिर रेडियस क्या लोगे, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच हाइट, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गई ना, रेडियस ऑफ अर्थ तो लेना ही लेना है, और प्लस एच हाइट में दिया है तो एच बढ़ जाएगी। बताओ, कॉमन सेंस है, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? ओके, तो गिवन पहले लिख लो या तो ना लिखो। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि नहीं कैलकुलेट करोगे? चलो ठीक है, एक मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। चलो देखो भाई, ये हो जाएगा G इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, है ना, और रेडियस कितना होता है 6.7 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 5 किलोमीटर है ना। ओके ठीक है, किलोमीटर्स आ गया। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं, तो यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, किलोमीटर में नहीं मीटर में दिया है, तो मीटर में लिख लो इसको, 6 मीटर में। ओके, ये मीटर में आ गया। ओके, अब जी की वैल्यू फाइंड करो जरा, क्या हो जाएगी जी की वैल्यू। अच्छा, इसको स्क्वायर भी तो करना है यार, स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया 6.7 इंटू में 10 टू द पावर -11 और इंटू में 10 टू द पावर 24 और इंटू में ये 6 में इधर कर लेता हूं। ये हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं पहले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.7 इंटू 6.7। ओके भाई, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर हो जाएगा हमारे पास 6 2 12। देखो 6.7, 6.68 ये सब पता है, वैल्यू अप्रॉक्स में ले ली जाती है। जैसे 6.67 था, यहां पर 6.7 ले लिया। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व जब करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8। अब ये क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हम लोगों ने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड कर ली अर्थ में, अर्थ का मास लिया है ना, रेडियस लिया अर्थ में। अगर अब इतना क्लियर हो गया है तो आपको याद आ रहा होगा एक वैल्यू हमने ये कहीं और भी पढ़ा हुआ था। कहां पढ़ा हुआ था, जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कुछ इस तरह से कि मान लो ये एक अर्थ है और एक ही अर्थ होती है, और इसके ऊपर कोई, इसके सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा है m मास का, जिसका मास है 1 kg, है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 1 kg मास एंड अर्थ, जो कि बहुत लेस निकल के आ रहा था, और उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही थी, 9.8 आ रही थी, लेकिन वो क्या था, फोर्स था, न्यूटन। ये क्या है, मीटर बस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, फटाफट छाप लो अगर आपको देखना है तो, इसके बाद आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके चलो भाई, अब बात करते हैं एक चीज और। यहां पर मैं रेस करने जा रहा हूं, क्या बात करते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग यहां पर? हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मास, राइट, एंड ग्रेविटी है डिपेंड करती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। लेकिन जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। क्यों? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास से इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे मतलब, अगर मान लो किसी h हाइट से, ये h हाइट है, ठीक है, इस हाइट से एक मैं 1 kg का मास क्या करता हूं, फ्री फॉल में मोशन कराता हूं, और एक मैंने 10 kg का मास मोशन कराया, तो ये दोनों जब यहां पर हिट करेंगे, ग्राउंड हिट करेंगे, तो सेम टाइम पर हिट करेंगे, ठीक है, 1 kg एंड 10 kg। तो ये क्या लॉजिक है भाई? अब कहोगे सर कि अगर मैंने क्या किया, किसी एक h हाइट से किसी एक फेदर को, और h हाइट है हमारे पास, एक मैंने फेदर ले लिया, कुछ इस तरह से ये फेदर हो गया मान लो किसी भी जानवर का ठीक है, और इसके बाद एक मैंने यहां पर स्टोन जो कि है 5 kg का, ये मैंने ड्रॉप किए, ये फेदर, ये है स्टोन, इनको ड्रॉप किया तो क्या होंगे ये, तब तो सर ये उड़ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना कमर मटकाते हुए, और ये सीधे चला आएगा क्योंकि अनडायरेक्शनल है। तो देखो मैंने एक चीज बताई आपको जब स्टार्ट किया कि जो फ्री फॉल होता है ना उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता है कभी। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फ्री फॉल नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है।
तो डायरेक्शन अगर इसका चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा होगा? एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, हवा लग रही होगी तभी तो ऐसे ऐसे डांस कर रहा होगा। अब भाई साहब ये 5 किलो के हैं तो इनको तो नहीं हिला पा रहा होगा वो हवा, बट इस फेदर बेचारे को, इसको क्या कर रहा होगा? इसको हिला रहा होगा। तो अपन क्या करें, अगर मैं यहां वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्या कर दूं? यहां वैक्यूम क्रिएट कर दूं, मतलब एयर रेजिस्टेंस खत्म। ये देखो एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अब क्या देखोगे कि जो ये फेदर है और ये जो हमारे पास 5 kg का स्टोन है, ये दोनों सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मतलब ड्रॉप किए गए उनके जस्ट बगल में यहां पर गिरेंगे। ये फेदर आ गया मान लो इस तरह का, ओके, और ये आ गया 5 kg। और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीली, आप सबने सुन रखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, 2 ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था और क्या देखा उन लोगों ने? उन्होंने देखा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मास के हैं, फिर भी सेम टाइम पे सेम प्लेस पे गिर रहे हैं। जितनी डिस्टेंस पे हम लोगों ने इनको ड्रॉप किया उतनी ही उनके पास है, अगर वो लुढ़क के नहीं जाते हैं तो, ठीक है। तो यहां से ही हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा, ओके, याद रखेंगे इससे, क्योंकि असर्शन रीजन 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। चलो फटाफट छाप लो अगर कुछ काम का है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके भाई, ओके, लोड कर लिया, मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज इरेज इरेज। अब जो हमारा टॉपिक है ना, वो कैसा टॉपिक है? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या किसी पे डिपेंड करती है, कहीं पर भी डिपेंड करती है? क्या स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 9.8 या उससे कभी चेंज भी होती है? तो हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी पोजीशन पॉसिबल हो सकती है, आप खुद बताओ। पहली पोजीशन मान लो ये अर्थ है, कोई भी अर्थ मान लो अर्थ है, तो अर्थ में या एक पोजीशन तो होगी इक्वेटर वाली, होगी कि नहीं होगी? दूसरी पोजीशन होगी पोल्स वाली, होगी कि नहीं होगी? बहुत बढ़िया बात है। तीसरी होगी एल्टीट्यूड हाइट, और चौथी क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मैं गहरा जा रहा हूं। इन 4 पोजीशन के अलावा क्या कोई और पॉसिबल पोजीशन है जो बेटर एक्सपीरियंस कर सकती है ग्रेविटी के बारे में? वो तो सबको पता है भाई, जैसे जैसे आप पोल से बढ़ोगे तो क्या होगा, है ना, क्योंकि हम एक कंक्लूजन निकाल लें, फिर कंपैरेटिव लर्निंग कर लेंगे, दोनों क्लियर हो जाएंगे। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जी की वैल्यू है वो कहां पर ज्यादा होगी, क्या वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ है वो एक परफेक्ट हमारा वो तो है, सर्कल तो है नहीं, जो इक्वेटर होता है कुछ इस तरह से होता है, और जो ये होते हैं ये पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है ना। अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ रखा हुआ है तो आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ द पोल इज मिनिमम। आर यहां पर क्या होती है? मिनिमम होती है, मिनिमम। एंड इक्वेटर में जो रेडियस होती है वो क्या होती है? मैक्स होती है। क्या होती है? मैक्स। तो एज पर फॉर्मूला व्हाट, जी सॉरी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सुना? मतलब क्या? G इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी कम। तो अब बताओ अपने मन से कि अगर R मैक्स है, R ज्यादा तो ग्रेविटी कम। तो इक्वेटर की अगर बात करेंगे, इक्वेटर में जो G की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? लेस होगी, कम होगी इन द कंपैरिजन ऑफ पोल। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो रेडियस कम है, तो रेडियस कम है, मान लो रेडियस कम है तो जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं पोल्स पे, पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कब क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, बट हम लोग क्या देखते हैं, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को पकड़ो और ये पता ही है हमें कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम, तुरंत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, दूध का दूध खीर का खीर, है ना। तो इक्वेटर ये तो हो गया हमारे पास इक्वेटर में ग्रेविटी। अब पोल में ग्रेविटी की बात करूं, सर ये क्या दिख रहा है यहां पर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो पोल में अगर ग्रेविटी की बात करूं तो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? क्यों? रेडियस उसकी कम है। अच्छा, अगर मान लो मैं पोल से मैंने मसाल उठाई और मैं दौड़ता हुआ चला आ रहा हूं, क्या करता हुआ? दौड़ता हुआ चला रहा हूं, किधर की तरफ? इक्वेटर की तरफ दोस्त। तो क्या हो जाएगा? जो जी की वैल्यू जो हाई थी वो कम होती हुई, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार असर्शन रीजन में, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ पोल से या किसी पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ता है तो उसकी जो रेडियस है वो क्या, ग्रेविटी है, क्या बुलवा रहे हो तुम लोग, जो ग्रेविटी है वो कम होती हुई चली जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो अब मान लो ये अर्थ है,
ये मेरा जो पाम है ये अर्थ है। अब मैं हाइट में जाऊंगा, हाइट में जाऊंगा तो मेरी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात मेरी ये पुरानी याद करो, वो बात जो पुरानी मैंने तुमको बताई थी, कौन सी, कि अगर भाई अभी हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे थे ना, लेकिन अगर मैं कुछ हाइट में हूं तो वो हाइट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट में अर्थ से है तो पहले तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस वो जो हाइट में अर्थ से है, तभी तो फोर्स निकल पाएगा, तभी तो आप एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकाल पाओगे एक्यूरेट, राइट। तो देखो रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई भैया, रेडियस बढ़ गई, रेडियस थी तो हाइट और ऐड कर दी, तो जब डिस्टेंस बढ़ गई तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एल्टीट्यूड में क्या, ग्रेविटी कम हो जाती है। देखो जरा इधर समझ लो, अगर ये आपको दिखाई दे रहा हो कि मान लो ये होता है G इज इक्वल टू कैपिटल G m मास ऑफ अर्थ अपॉन में r स्क्वायर, तो G इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल G m e अपॉन में r तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट में जो ऑब्जेक्ट है उसका स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर r आप इंक्रीज कर रहे हो तो G क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल, बताओ ना दिक्कत। अब ये तो चीज चलो समझ में आ गई कि हाइट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब अगर मैं कहां जाता हूं, थोड़ा डेप्थ में जाता हूं, तो डेप्थ में भी डिक्रीज होगी, क्यों, सेंटर तो ये है ना, रेडियस तो ये है ना। अब रेडियस से तुम चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, लेकिन इसका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा, माइनस करके बनता है, वो आप लोग पढ़ेंगे जब क्लास 11th में आएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। तो चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ डिक्रीज ही होना है, ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ या डेप्थ के साथ। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं आ गई? 4 केस हैं, चारों केस हम लोगों ने सीख लिए, ठीक। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक था वो अप्रॉक्स हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं चलते चलते, कि अगर मान लो अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं कहूं तो एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ प्रोड्यूसेस मोशन इन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट इन द अर्थ। मतलब जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो वो कौन लगाता है, वो लगाता है अर्थ लगाती है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट ही उसकी तरफ मोशन करता है। मान लो मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिस लॉ फॉलो एक्शन एंड रिएक्शन। इट मीन दैट कि अगर ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगा रही तो फोर्स भी तो ऑब्जेक्ट भी तो फोर्स लगा रहा होगा अर्थ के ऊपर, तो अर्थ क्यों नहीं मूव करती है बताओ? एप्पल गिर रहा था सर की खोपड़ी में, तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर की तरफ चले गई एप्पल की तरफ, ये क्वेश्चन आता है। तो बड़ा ही प्यार से कुछ महानुभाव आंसर देते हैं, जो कि सही भी है। जो स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं कि सर मास ऑफ अर्थ ज्यादा है, बिल्कुल सही भाई, फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नहीं लिखा मैं लिख देता हूं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर लिखा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और जो व्यक्ति ज्यादा फोर्स लगाएगा उसी की तरफ खींचा चलाऊंगा मैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन आओ चलो इसको दूसरी तरीके से भी समझने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करना बुरी बात थोड़ी है, ये बुरी बात है बताओ? देखो मान लो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू क्या होता है बताओ ना, m इंटू में G, आप तो F इंटू G पढ़ेंगे ना। सो G इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया F अपॉन में m। अच्छा रुको रुको रुको, एक बात देखो, F इज इक्वल टू m इंटू में व्हाट इज G, व्हाट इज F? F इज अ वेट, नाउ दिस इज अ वेट फोर्स, और ये 9.8 निकाल चुके हो कहां, जब 1 kg का मास अर्थ के ऊपर सरफेस में रखा था। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये Gm क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ना। बताओ यार बड़ा अजीब है, कैसे भाई? G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू होता है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और G की वैल्यू क्या है हमारे पास, F अपॉन में m, है कि नहीं? एक तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, एक तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, बताओ ना। चलो ठीक है, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है देन द रिलेशनशिप G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। बताओ, मतलब अगर मास ऑफ अर्थ की बात करूं, यहां ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो G फॉर अर्थ में निकालता हूं तो ये हो जाएगा F अपॉन में मास ऑफ अर्थ। हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आए, तो इसके लिए वीडियो को बैक कर लेना है मैंने स्टार्टिंग में, इसीलिए इसको पढ़ाया था, आपको बताया था। मैं कुछ भी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कुछ फालतू में नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्सेलरेट जनरेट करेगा, एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, वो कम जनरेट करेगा।
ठीक है। और अगर मास क्या है, कम है, तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर which is greater than the comparison of first case. Is that clear? And this is the actual true reason for that why the earth is not moving towards the apple or object. बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है भाई, अगर समझ में आया छाप लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना। मैं दोबारा से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके लिए, क्योंकि मुझे अभी कैपलर्स लॉ का एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे मैं इसको समेट लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट देखो। वैसे आई होप कि अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये याद रखो, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इट मीन दैट इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द कंपैरिजन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, देन द मोशन इज टुवर्ड्स द लोअर टू हायर। ओके, चलो भाई, ये आई होप समझ में आ गया हो। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा चुटपुटिया सा क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इन द प्लैनेट और मून। तो इसके लिए हम लोग एक सेशन कर लेंगे, या मैं अभी आपको करा देता हूं एक आध क्वेश्चन, छोटे मोटे छुटकू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, और अभी फिलहाल तो यही व्यवस्था है। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लेट अ प्लैनेट हैज मास 6.6 into 10 to the power 24 kg and the radius of that planet is 32 kilometers. What is the expected value of G on the surface of the planet if capital G is equal to 6.7 into 10 to the power 11? मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं। देखो, मान लो कहता है मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट कितना है? मैं कहता हूं 3 into 10 to the power 2 kg है। सिंपल, छोटकू सा है, छोटकू सा प्लैनेट है, बेबी प्लैनेट बोल सकते हैं। एंड द रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट इज कितना? मैं कर देता हूं 100 किलोमीटर। ये तो बहुत छुटकू हो जाएगा भाई। 100 मीटर तो ठीक है, नहीं नहीं, 100 किलोमीटर का मास ये होगा, 100 मीटर कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां पर G की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर कैपिटल G की वैल्यू क्या है? 6.7 into 10 to the power -11 है, तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है? अच्छा, अब जरा देखो यहां पर क्या हो जाएगा। G की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल G की वैल्यू 6.7 into 10 to the power -11 इंटू में मास ऑफ अर्थ। अब देखो, ये मास ऑफ अर्थ था, लेकिन अब यहाँ पर अर्थ थोड़ी है, यहाँ पर तो प्लेनेट है ना, तो मास ऑफ ई को रेस करके पी बना देता हूं, चुपचाप कोई देख ना ले, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा ये 3 into 10 to the power 2 kg अपॉन में जो हमारे पास रेडियस आएगी, डिस्टेंस आएगी, वो 100 दिया है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 to the power 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। देखो शायद नीचे ना दिखाई दे रहा, ऊपर देख लो इधर। तो अगर ऐसा है तो भाई साहब इसको जरा हटा देंगे, क्या हटा दिया? कितना हो जाएगा ये? 6.7 into 3 इंटू में 10 to the power 2 इंटू में 10 to the power -2 G की वैल्यू है दोस्त ये। तो G इज इक्वल टू कितना आ गया? कैलकुलेट कर लेना, और 10 to the power 2 10 to the power -2 ये तो खत्म हो गया, लो सब कुछ खत्म हो गया। क्या बचा? 6.7 into 3। तो ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आएगी। बड़ी अजीब सी आ रही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन लिया था, बट क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है वो आपको यही फॉलो करना है, तरीका। ठीक है, और इसके लिए जैसा कि हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एक सेशन रखा था, तो इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग इससे स्मॉल जी से रिलेटेड हर टाइप की क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो या तो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, कैसे करना है उनके कॉन्सेप्ट हम छोटे छोटे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।